नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। मैं आपका नरेंद्र सारस्वत डीएमएन ऑनलाइन क्लासेज में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हो, हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो परसेंटेज है ना। हम लोग परसेंटेज पढ़ रहे हैं अभी तक। आप लोगों ने देखा हो तो पिछली क्लास के अंदर हम लोगों ने परसेंटेज के पॉइंट्स पढ़े थे, ठीक है ना। कुछ क्वेश्चंस लगाए थे, बेसिक क्वेश्चंस वगैरह, कुछ थोड़े बहुत क्वेश्चन लगाए थे, ठीक है ना। उन क्वेश्चंस से रिलेटेड हम लोग पॉइंट्स पढ़े थे। आज हम लोग और उन क्वेश्चंस के रिलेटेड बातें करने जा रहे हैं, ठीक है ना। और अलग टाइप के क्वेश्चन जो उसी पैटर्न पर बेस है उनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन एक बात मैं तुमसे कहना चाहूंगा, जो व्यक्ति पहली बार इस चीज को आज देख रहा है, परसेंटेज का तीसरा ये चैप्टर चल रहा है, अगर वो तीसरा वीडियो देख रहा है तो मैं उससे कहूंगा पहले भाई प्रीवियस जो हमारा वीडियो पहले जो डाला गया है उसको वो देख ले जरूर, ठीक है ना। उसका लिंक मैं जरूर इसमें डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा, ठीक है ना। तो हम लोग, मैं आपसे कह रहे हैं कि आप लोग रेगुलरली उसकी प्रैक्टिस करते रहिए। जो हमारा चैप्टर चल रहा है, चैप्टर क्या चल रहा है हमारा, परसेंटेज हमारा चैप्टर चल रहा है। तो चलिए हम लोग हमारे चैप्टर पे आगे बढ़ते हैं। और पिछली क्लास में जो हमने पॉइंट पढ़ा था उस पॉइंट से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 16 अगर आप लोग देख पा रहे होंगे तो क्वेश्चन नंबर 16 आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। और मैं चाहूंगा कि इस क्वेश्चन को एक बार सभी ट्राई करेंगे कि क्वेश्चन नंबर 16 को हम लोग क्या किस तरीके से सोल्व करेंगे। तो देख रहे होंगे क्वेश्चन में, इन द न्यू बजट द प्राइस ऑफ केरोसिन ऑयल रेज बाय 25%, बाय हाउ मच परसेंट ए पर्सन रिड्यूस द कंजप्शन ऑफ केरोसिन ऑयल सो दैट इस एक्सपेंडिचर इट डज नॉट इंक्रीज। नए बजट में केरोसिन तेल का मूल्य 25% बढ़ जाता है। एक व्यक्ति को अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कटौती करनी होगी कि केरोसिन पर कुल खर्च अपरिवर्तित रहे। तो प्राइस जो है 25% बढ़ चुका है, बड़ा है ना। यहाँ पर प्राइस कितना परसेंट, 25%। सी का मतलब कंजप्शन, कंजप्शन को कितना परसेंट रिड्यूस करें, यही है हमारा ये पॉइंट। क्वेश्चन में कहा है कि एक्सपेंडिचर जो है वो सेम रहे। तो पिछली क्लास के अनुसार हम लोगों ने अच्छे से सीख ली थी। 25% की भिन्न होती है 1/4। दोबारा से बोलने जा रहा हूँ, 25% की भिन्न कितनी होती है, 1/4। तो मैंने कहा जब इंक्रीज हो रहा है तो देखो ऊपर वाली वैल्यू तो ऊपर ही रखना है। इंक्रीज हो रहा है तो दोनों को जोड़ने पर कितना है, 5। तो आंसर आएगा 20%, ये रिड्यूस हो जाएगा, ये आंसर। क्लियर हो गया होगा सभी को। तुरंत खत्म कर सकते हैं हम लोग पॉइंट को। फिर से सुन लीजिए, इंक्रीज हो रहा है, प्लस हो रहा है, तो इन दोनों को जोड़ के नीचे बटे में लिख के गुणा 100 कर देंगे, या 1/5 की भिन्न हम लोग अच्छे से जानते हैं कि कितने परसेंट होती है, बोलो 20%। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं हम लोग, अगले पॉइंट की ओर रुख करते हैं। अगला पॉइंट हमारा क्या है देखेंगे सभी के सभी। तो अगला क्वेश्चन पर आ जाओ सारे के सारे। क्वेश्चन नंबर हमारा जो है देखिए 17, क्वेश्चन नंबर 17। हाँ, अब की बार क्वेश्चन में कहा है कि भाई भाव तो बढ़ गया 20%, तो उसकी खपत को कितने प्रतिशत कम करना होगा ताकि चीनी पर खर्च केवल 8% बढ़े। अब की बार खर्च अपरिवर्तित नहीं है। पिछले वाले क्वेश्चन में देखे थे खर्च क्या चल रहे थे भैया, अपरिवर्तित हो रहे थे। अब की बार खर्च 8% इंक्रीज हो चुका है। अब अगर खर्च 8% इंक्रीज हो चुका है, अब इस क्वेश्चन को कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, थोड़ा समझेंगे इस बात को जिससे अच्छे से पॉइंट क्लियर हो जाए। खर्चा ध्यान रखना 8% बढ़ रहा है। यहाँ पर मैं पूरी भाषा अच्छे से समझा दूंगा तुमको जिससे पॉइंट क्लियर हो जाए कि हाँ भाई हमारे समझ में आ रहा है। तो खर्चा पहले कितना था, एक्सपेंसेस पहले कितना था और अब कितना है, ये अब की वैसे बात करेंगे हम लोग। एक्सपेंसेस पहले तो मैं तुम्हें बता देता हूं कि हम लोगों ने क्या जाना हुआ है कि जब भी हम लोग खर्चा निकालते हैं, एक्सपेंसेस निकालते हैं, तो खर्चा निकालने के लिए प्राइस को, भाव को, जिसको हम भाव बोलते हैं, भाव को मल्टीप्लाई करेंगे खर्चे उससे, खपत से, कंजप्शन से, खपत से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा खर्चा निकल कर आ जाएगा। बात क्लियर हो रही है सभी को। तो ये हम लोग अच्छे से जानते हैं। अब मैं जो तुमसे पूछना चाह रहा हूं वो बताओ कि मेरे को अगर कंजप्शन निकालना है, मतलब मेरे को अगर खपत निकालनी है, तो मैं क्या करूंगा, एक बात बताओ। तो आप कहोगे कि सर जो एक्सपेंसेस है, जो भी एक्सपेंसेस है जिसे हम खर्चा बोल रहे हैं, उसको डिवाइड करेंगे किससे, प्राइस से, भाव से डिवाइड कर देंगे, मूल्य से डिवाइड कर देंगे, हमारी खपत निकल के आ जाएगी। बात क्लियर हो रही है सभी को। जो मैंने पॉइंट समझाया, मैंने ये समझाया है कि अगर खपत निकालनी है तो खर्चे को भाव से विभाजित कर देंगे। अब क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में जैसा बोला गया वैसे हम लोग बात करेंगे कि प्राइस जो है, पी का मतलब प्राइस जो है सर 20% बढ़ गया, प्राइस 20% बढ़ गया, खर्चा कंजप्शन कितना प्रतिशत घटाएं, कितना प्रतिशत कम करें जिससे कि खर्च, ई का मतलब एक्सपेंसेस, खर्चा केवल 8% बढ़े। ये है क्वेश्चन की लाइन।
तो तुम्हें अच्छे से पॉइंट क्लियर हुआ सभी को मैंने जो बताया? मैं फिर से बोलने जा रहा हूं, प्राइस अगर 20% बढ़ा तो कंजप्शन को कितना परसेंट रिड्यूस करें जिससे एक्सपेंसेस हमारा 8% ही बढ़े। तो यहां पर पहले मैं तुम्हें सारी चीजें समझा देता हूं। इसकी भिन्न हम ऑलरेडी जानते हैं सर, ये होती है 1/5। इसकी भिन्न होती है 1/5। तो मैं पहले और अब की केस समझा देता हूं। ये बात जरूर ध्यान में रखना, कंजप्शन बराबर होता है एक्सपेंडिचर अपॉन प्राइस। जब तक हमारे पास दोनों कंजप्शन नहीं पता लगेंगे, पहले वाले और अब वाले, तब तक हम कैसे निकालेंगे? तो देखो मैं हम लोग कैसे सोल्व करेंगे, एक बार मैं तुम्हें समझाने का प्रयास करता हूं जिससे पॉइंट क्लियर हो जाए आप लोगों को। तो देखेंगे सभी के सभी किस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो पॉइंट क्लियर हुआ सभी को? तो तुम बताओ प्राइस कितना परसेंट बढ़ा? प्राइस बढ़ा है सर 20%। प्राइस अगर 20% बढ़ा तो इसकी भिन्न आपने बताइए 1/5। मतलब भाव जो है जिसको मैं P से प्राइस से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, भाव जो पहले था, पहले कितना था? पहले था सर 5। पहले भाव था कितना? 5। या फिर मैं ऐसे लिख देता हूं, पहले यहां पर लिख देता हूं, पहले भाव था हमारे पास 5 यूनिट। अब भाव कितना हो चुका है सर? अब भाव हो चुका है इंक्रीज होके 6 यूनिट। पहले भाव था कितना यूनिट? 5। अब 1 इंक्रीज होके हो गया 6 यूनिट। अब बात करते हैं खर्चे की। खर्चा भी तो इंक्रीज हुआ है। खर्चा कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है? मैं यहां पे लिखने जा रहा हूं खर्चा सर 8% इंक्रीज हुआ है। 8% की भिन्न होती है सर 8/100। आप लिखना चाहो तो 8/100 बोल सकते हो। मैं एक बार पूरा बेसिक समझा देता हूं। 4 दूनी 8 और यहां 2 बार भाग गया और यहां पर आया आपके पास, देख पा रहे होंगे सारे के सारे 25। मतलब कहने का मतलब खर्चा 8% बढ़ा, तो कहने का मतलब यह है कि पहले खर्चा कितना था? तो आप कहोगे सर 25 यूनिट। दोबारा बोलो, पहले खर्चा कितना था? 25 यूनिट। अब खर्चा हो गया 25 में 2 जमा करो तो अब हो गया है सर खर्चा 27 यूनिट। ये खर्चा है। देखो अगर आप लोग देख रहे हो, ये एक तरह से रेशियो है। अगर मैं लेना चाहूं तो मैं इनके साथ एक वेरिएबल भी ले सकता हूं। आप चाहो तो मैं इनका वेरिएबल भी ले सकता हूं, जैसे ये A यूनिट और ये A यूनिट, यहाँ B यूनिट और B यूनिट। आप लोग वेरिएबल भी ले सकते हो यहाँ B। वैसे वेरिएबल की नीड नहीं पड़ेगी क्योंकि रेशियो निकालेंगे हम लोग किसका? यहाँ पर अब हम निकालेंगे खपत के बारे में। मैं पूरा पहले मेथड बता रहा हूं जिससे तुम्हें क्लियर हो मेथड के अनुसार। तो अब मैं बात करने जा रहा हूं किसकी? अब मैं बात करने जा रहा हूं सर खपत की। खपत को इंग्लिश में बोलते हैं कंजप्शन की मैं बात करने जा रहा हूं। ये हमारा एक्सपेंडिचर है जिसकी हमने पहले चर्चा कर ली है। अब मैं खपत की बात करूं। खपत कब आएगा? जब खर्चे को भाव से विभाजित करोगे। तो विभाजित करो, 25B को 5B से मैं डिवाइड करने जा रहा हूं। तो खपत थी पहले अगर मैं कहूं तो सर 5 यूनिट, सॉरी 5A से विभाजित कर रहा हूं तो B/A आ चुका है यहां पर। इसको हम बोल सकते हैं भाई, आप 5 का भाग दोगे तो 5B/A। ये कुछ इस तरीके से आया, नहीं तो कोई जरूरत नहीं थी B/A लेने की। मैंने तो सिर्फ तुम्हें समझाने के लिए बता दिया यहाँ पर। नेक्स्ट, अब हमारे पास खपत कितनी होगी? अब होगी, पहले थी 27B खर्चा डिवाइडेड बाय, अब हमारे पास भाव चल रहा है 6A। सोल्व करेंगे तो आप लोगों के पास आएगा, देखो ध्यान से देखना सारे के सारे। तो यहाँ पर 3 का भाग आप लोग देख पा रहे होंगे, 3 का भाग यहाँ 9 बार 9B/2A ये आ चुका है। अब मैं इन दोनों का रेशियो लेने जा रहा हूं। चलो रेशियो लेते हैं। तो पहले खपत कितनी थी? पहले खपत थी सर 5B/A। ये खपत थी पहले। अब खपत कितनी है सर? अब खपत है हमारे पास, देखो ये थोड़ा सा तुम्हें समझा रहा हूं पूरा पैटर्न, इसलिए तुमको ऐसा लग रहा होगा थोड़ा लंबा प्रोसेस है। बिल्कुल आराम से समझ में आ जाएगा। 9B/2A। ये जैसे मैंने समझाया वैसे वैसे सोल्व करते हैं। 2 उधर गया तो कहने का मतलब पहले हम 10 रुपए खर्च कर रहे थे, हमारे पास 10 किलोग्राम खपत हो रही थी और अब 9 किलोग्राम खपत हो रही है। तो खपत कितनी रिड्यूस हो गई तुम बताओ? 10 से 9 हो गई, तो इसका मतलब 1 कम हो गई किस पर? 10 पर, गुणा में 100, तो आंसर आ जाएगा 10%। तो ये तो था पूरा कॉन्सेप्ट। इस क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट से समझा एंड देन इसको सॉल्व किया हम लोगों ने। बाकी इस क्वेश्चन को हम लोग जल्दी से भी खत्म कर सकते हैं, पॉइंट को जल्दी से भी सॉल्व कर सकते हैं। जल्दी से कैसे सॉल्व करेंगे उसको थोड़ा समझेंगे सारे के सारे। हम लोग क्या करेंगे, किस तरीके से सर इसको जल्दी से खत्म करेंगे, वो अब मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ। पॉइंट क्लियर हो गया? ये हमारा आंसर हो गया। अब मैं तुम्हें जो बात बताने जा रहा हूं वो बात गौर से सुन लेना। जो मैं बताने जा रहा हूं, मैं ये बताने जा रहा हूं, जो प्रभाव भाव पर पड़ता है वही प्रभाव खर्चे पे पड़ता है। मैं फिर बोलने जा रहा हूं, अगर भाव बढ़ा तो यूं समझ लेना खर्चा भी बढ़ जाएगा, जब हमारे पास खपत कांस्टेंट हो। ठीक है ना? भाव अगर घटा तो खर्चा भी ऑटोमेटिक घट जाएगा। आप लोग डायरेक्टली भी क्वेश्चन को समझ सकते थे कि बताओ भाव कितना बढ़ा, तुम बताओ भाव कितना परसेंट बढ़ा, तो आप कहोगे भाव बढ़ा सर 20%।
भाव बढ़ा 20%, भाव कितना बढ़ा, दोबारा से बोलो, भाव कितना बढ़ा 20%, खर्चा कितना परसेंट बढ़ा 8%, तो खपत पर क्या प्रभाव पड़ा। तो डायरेक्टली हम लोग क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं डायरेक्टली। जैसे मान लो भाव हमारा 100 था, मैंने कहा क्या कहा, जो भाव पर इफेक्ट पड़ता है वही खर्चे पर इफेक्ट पड़ता है। कहने का मतलब ये एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, है ना। तो मैं ये कहने जा रहा हूं कि भाव हमारे पास अगर 100 की बजाय 120 की जगह अब हो चुका है 108। भाई 100 था, 20% बढ़ा तो हमारा भाव हो चुका है कितना, 120 की जगह हम लोग खर्चा 8%, तो कहने का मतलब हो चुका है 108। तो बताओ कितना रिड्यूस हुआ। तो डायरेक्टली आप कहोगे इन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे, सर इन दोनों का डिफरेंस कितना है 12 का, किस पर 120 पर, कितना परसेंट गुणा में 100, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो कहने का मतलब है हमारी जो खपत होगी वो 10% इंक्रीज हो जाएगी। इस तरीके से क्वेश्चन को जल्दी से खत्म कर सकते हैं। मैं एक और एग्जांपल लेता हूं जिससे तुम्हें अच्छे से समझ में आ जाए, आगे से ऐसे क्वेश्चन आए तो डायरेक्टली खत्म करेंगे इस तरीके से जो मैंने तुम्हें समझाया है। ये ऐसा क्यों किया, ये इसलिए किया कि जो इफेक्ट हमारे पास भाव पर पड़ता है वही खर्चे पर पड़ता है। क्यों, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो डायरेक्टली मैंने तुम्हें समझाने का प्रयास किया, इस तरीके से हम लोग सोल्व कर सकते हैं। एक और लेता हूं मैं जिससे अच्छे से समझ में आए आपको। मैंने ये कहा कि जैसे प्राइस है वो 40% बढ़ गया, बोलो भाव कितना परसेंट बढ़ा 40%। खपत जिसे हम बोलते हैं कंजप्शन को कितना परसेंट घटाएं, कितना परसेंट कम करें, दोबारा से बोलो कितना परसेंट कम करें, जिससे कि खर्चा जो है, खर्चा केवल 20% बढ़े, खर्चा एक्सपेंसेस जो है वो 20% बढ़े। ये क्वेश्चन बना। अब कैसे सॉल्व करेंगे, मैंने डायरेक्टली बता दिया। 100 की जगह हम बेच रहे हैं 140 में, 140 की जगह हम बेच रहे हैं 120 में, दोनों का डिफरेंस कितने का ये बताओ। तो आपको 20 का, किस पर 140 पर, आंसर आएगा देखो 20 का भाग यहाँ 7 बार, 1/7 गुणा में 100, तो आंसर आएगा बेटाओ 14 से ही 2/7%। इस सवाल का आंसर, तो कंजप्शन जो होगा वो 14 से ही 2/7% रिड्यूस हो जाएगा। भाषा क्लियर हो गई क्या सभी को। आगे से ऐसे क्वेश्चन आए तो इस तरीके से ही हमें सोल्व करना है। क्लियर हो गया सभी को। पहले हम खपत कर रहे थे कितने की, 20 की, पहले हम खपत कर रहे थे 140 की, अब कितने कर रहे हैं 120 की, दोनों का डिफरेंस 20 किस पर 140 पर, कितना परसेंट गुना 100, 14 से ही 2/7, ये हमारा इस सवाल का आंसर आ जाएगा। मेथड मैंने आपको समझा दिया, आप चाहो तो मेथड भी यूज कर सकते हो। जल्दी से सॉल्व करने के लिए हम लोग इस तरीके के पैटर्न को अप्लाई कर सकते हैं एंड देन सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर हो गया सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर रुक करते हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 17, 18 पर। अब अगले टाइप के क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन को समझो। द प्राइस ऑफ शुगर इज रिड्यूस बाय 20%। अब बताओ भाव कम कर दिया, प्राइस को कम करोगे तो क्वेश्चन में कहा है तब अब एक व्यक्ति 500 ग्राम, नाउ ए पर्सन कैन बाय 500 ग्राम मोर शुगर फॉर ₹36। मतलब आधा किलोग्राम व्यक्ति चीनी ज्यादा खरीद पा रहा है, कितने रुपए में, 36 रुपए में। द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द शुगर पर किलोग्राम वॉज, क्वेश्चन में था कि भाई बताओ ये वास्तविक जो आरंभिक कीमत थी प्रति किलोग्राम चीनी की वो कितनी है, कब, जब हमारे पास भाव घटा नहीं था। ये क्वेश्चन में बोला गया। भाव घटा कितना है ये बताइए। अब तुम लोग फिर से वही बात याद रखना, खपत निकालने के लिए मैं फिर बोलने जा रहा हूं, खपत जिसको हम कंजप्शन बोलते हैं, कंजप्शन निकालने के लिए तो हम कहेंगे खर्चे को, खर्च जो भी है हमारा, एक्सपेंसेस जो भी है, उस खर्चे को, समझ में आ रहा है, एक्सपेंसेस को हम लोग डिवाइड करते हैं प्राइस से, भाव से, मूल्य से डिवाइड करते हैं। एंड देन क्वेश्चन नंबर 18 में यही लाइन बोली गई है, ठीक है ना। तो अब अपन इसको सॉल्व करने, इसी पॉइंट का हम लोग इस्तेमाल करने जा रहे हैं। तो देखो सारे के सारे भाव कितना परसेंट कम हुआ, जल्दी बोलो कितना परसेंट कम हुआ, 20%। भाव अगर 20% कम हो गया तो इसकी फ्रैक्शन कितनी होती है, तो आपको 20% की फ्रैक्शन सर 1/5। फिर बोलने जा रहा हूं, पहले मेथड समझेंगे हम लोग। 20% की भिन्न कितनी होती है जल्दी बताओ, 1/5। तो 1/5 20% की भिन्न होती है। तो कहने का मतलब पहले जो भाव था वो था 5 यूनिट, और अब जो भाव है वो है हमारे पास 5 में से 1 गया, तो अब भाव हो जाएगा हमारे पास कितनी यूनिट, 4 यूनिट, क्योंकि अब भाव कम हो गया। तो अगर मैं चाहूं तो एक वेरिएबल भी ले सकता हूं इनके साथ, ए एक वेरिएबल ले लिया। पहले भाव चल रहा था 5 रुपए प्रति किलोग्राम, एक वेरिएबल लिख लिया बस साथ में, और अब भाव चल रहा है 4 रुपए प्रति किलोग्राम। मार्केट में रुपए लेके जा रहे थे पहले 36 और अब भी लेके जा रहे हैं 36।
क्वांटिटी अब वाले भाव में ज्यादा आ रही है तो डिवाइड करेंगे 4a से, पहले वाले भाव से कम आ रही थी क्वांटिटी। ये क्या हुआ, ये कैसे किया, 36/4a क्यों लिखा, 36/5a क्यों लिखा, क्योंकि खपत निकालनी है तो खर्चे को भाव से मूल्य से डिवाइड करेंगे। तो देखो खपत निकालनी है, 36 को 4a से, 36 को 5a से डिवाइड किया, दोनों का चिन्ह माइनस का आ जाएगा, बराबर 500 ग्राम। और 500 ग्राम है तो इसको किलोग्राम में बोलोगे तो आधे किलोग्राम हो जाएगा। ये लो, अब इसको सॉल्व करना बाकी रह गया है, हमारा आंसर आ जाएगा यहां से। आ रहा है सभी को समझ में, यस और नो, पॉइंट क्लियर हो रहा है सभी को। यहां से हम लोग ए की वैल्यू निकाल लेंगे आराम से, हम चाहते हैं तो ए की वैल्यू इस तरह से निकाल सकते हैं। देखो 4 का भाग अगर आप लोग देखो तो यहाँ पर 9 बार जाएगा, 4 नाम 36, 9 बार गया ना। अब चाहो तो आप 5 एलसीएम ले लो सभी का, इधर 5 एलसीएम आएगा तो 5 नाम 45 माइनस 36 बटे में 5a। देखो ए का मान आने वाला है, बराबर हो चुका है 1/2। अब डायरेक्ट ए का मान निकल के आएगा, 5 उधर गया, 5/2 हो गया, 5a उधर गया ना, 5a/2, इस 2 को इधर ले आओ तो 9 दूनी 18 हो गया। तो a का मान जो निकल के आएगा वो देखो 5a उधर गया तो a का मान आएगा 18/5, ये आ गया है a का मान। और जैसे ही a का मान 18/5 है तो पहले भाव कितना था, आंसर आ जाएगा। जैसे ही मैं a का मान रखूंगा तो आएगा हमारे पास सीधा सा 5 गुना में 18/5, 5 से 5 कैंसिल, 18 रुपए प्रति किलोग्राम पहले हमारा भाव चल रहा था। ये हमारा इस सवाल का आंसर। मेथड समझ में आया, पूरा पॉइंट क्या है समझ में आया। वापस पीछे जाके तुम वापस से इसको पीछे जाके इसको चेक कर सकते हो, दोबारा से रिपीट कर सकते हो। चलो मैं फिर भी एक बार बता देता हूं, नहीं तो देखो 20% की भी नहीं, 1/5 पहले भाव था 5a, अब भाव हो गया 4a, 5 था पहले भाव, एक कम 4 आपके पास हुआ, एक वेरिएबल ले लिया 36/4 है। ये क्यों किया, क्योंकि हमारे पास अब क्वांटिटी ज्यादा आ रही है। पहले भी बात, खपत निकालने के लिए भाव, रुपीज को, खर्चे को डिवाइड करेंगे भाव से, खर्चे को भाव से डिवाइड किया, आधे किलोग्राम हम यूनिट ज्यादा खरीद पा रहे हैं, एंड देन इसको सोल्व किया तो आंसर आया 18 रुपए प्रति किलोग्राम। क्लियर हुआ सभी को। अब मैं बात करने जा रहा हूं इस क्वेश्चन को और कैसे जल्दी हम लोग खत्म कर सकते हैं और कैसे हम लोग इसको सोल्व कर सकते हैं। तो मैंने तुम्हें तो पहले भी बताया था, इस चीज को दोबारा समझ लीजिए। क्या बात बताया था कि जब भी हम लोग भाव को घटाते हैं या बढ़ाते हैं वो ही इंक्रीज और डिक्रीज खर्चे में होता है। मैं एक बार रिपीट करता हूं, जो भी भाव को घटाते हैं या बढ़ाते हैं, भाव को घटाते हैं या बढ़ाते हैं, उतना ही हमारा इफेक्ट जो होता है परसेंटेज में किस में होता है, खर्चे में होता है। तभी तो हमने वो एक क्वेश्चन किए थे, पिछले वाले क्वेश्चन उन्हीं से ही सोल्व किए थे, बस वही लगाना है। जैसे तुम्हें मैं थोड़ा समझाने का प्रयास करता हूं, जैसे कि सपोज करो आपके पास कोई भाव 10% बढ़ गया, भाव मान लो 10% बढ़ गया, तो भाव अगर 10% बढ़ रहा है तो खर्चा भी 10% ही बढ़ रहा है अगर खपत सेम है तो। देखो एक बार कि भाव जैसे 10% बढ़ा तो मतलब 1/10 हो गया। कहने का मतलब पहले 10 रुपए में आ रही थी कोई वस्तु, अभी 11 रुपए में आ रही है कोई वस्तु। पहले हम लोग वस्तु ला रहे थे 2 और अभी भी वस्तु 2 ही लेके आ रहे हैं। आ रहा है, ये तो था हमारे पास भाव, ये लेके आ रहा हूं मैं वस्तुएं, मतलब खपत हमारी ये है। तो कहने का मतलब पहले मैं दे रहा था 20 रुपए और अब दे रहा हूं 22 रुपए। तो खुद देखो सभी के सभी कितना बढ़ा, 2 बढ़ा, किस पर बढ़ा, 20 पर बढ़ा, कितना परसेंट बढ़ा, गुना में 100, तो वही 10% बढ़ा। तो मैंने क्या बोला, जितना परसेंट भाव बढ़ता है उतना ही परसेंट हमारा खर्चा बढ़ता है। मैं फिर बोल रहा हूं, जितना परसेंट भाव बढ़ता है उतना ही परसेंट खर्चा बढ़ता है, जितना परसेंट भाव घटता है उतना ही परसेंट हमारा खर्चा घटता है। मैं ये बात तुम्हें समझाना चाह रहा हूं, कब, जब हमारी वस्तु जो खरीद रहे हैं हम लोग, खपत जो कर रहे हैं, वो क्वांटिटी दोनों तरफ सेम हो। समझ में आ रहा है ना सभी को, वही तभी हमारा इफेक्ट पड़ता है यहाँ पर। अब अगर आपके पास इस क्वेश्चन को सोल्व करना है तो देखो क्वेश्चन में कैसे हम लोग समझेंगे। बताओ 20% की कमी हो गई है, अरे कितने परसेंट की, 20% रिड्यूस हो चुका है। तो अगर मैं चाहूं तो मैं 36 का भी 20% निकालूं तो हमारा खपत भी इसकी इतना परसेंट हम लोग कम कर सकते हैं। तो 36 का 20% कितना होगा ये बताओ। तो आप कहोगे 36 का 20% हो गया सर 36/5। अब हम कहेंगे 36/5 रुपए में हम लोगों को क्वांटिटी ज्यादा मिलेगी जो कि है 500 ग्राम। ये तभी ज्यादा मिलेगी 500 ग्राम क्वांटिटी जब 36 का 20% मतलब 36/5 रुपए हम बढ़ा देंगे। आ रहा है सभी को समझ में, सॉरी 36/5 रुपए में हमें 500 ग्राम हमें क्वांटिटी ज्यादा मिलेगी। जब हम इसमें से कम करेंगे तो इतने ग्राम कम आने लग जाएगी, मतलब इतनी सी बात है। तो अब अपन को क्वेश्चन में जैसे बोला गया है, मतलब 36/5 रुपए में अगर कोई वस्तु 500 ग्राम आ रही है तो अब वास्तविक जो हम बोलते हैं, वास्तविक तो नहीं, नया प्राइस जो घटा हुआ प्राइस जो बोल रहे हैं, तो घटा हुआ प्राइस क्या निकल के आएगा ये बताओ। तो घटा हुआ मूल्य जो निकल के आएगा वो निकल के आएगा हमारा
500 को डिवाइड करूंगा मैं किससे बोलो, 36 बटे किससे, 5 से। लेकिन 500 तो तुम्हें भी पता है ग्राम में है, तो मैं 500 ग्राम ना लिख के इधर आधे किलोग्राम लिख देता हूं। आ रहा है सभी को समझ में? तो कहने का मतलब घटा हुआ मूल्य जो निकल के आ रहा है, आप लोग सारे देख पा रहे होंगे, ये 5 ऊपर चला जाएगा तो 5 2 नीचे हो जाएगा हमारे पास। तो घटा हुआ मूल्य जो निकल के आएगा वो हमारे पास आएगा, सॉरी माफ कर देना, रुपए ऊपर होते हैं, तो 36 बटे 5 रुपए में क्वांटिटी हमारी आ रही है कितने किलोग्राम, आधे किलोग्राम। ये 2 ऊपर जाएगा, 36 का डबल होता है 72 बटे 5 रुपए प्रति किलोग्राम हमारा घटा हुआ मूल्य। ये तो घटा हुआ मूल्य है। कौन सा मूल्य है बोलो, घटा हुआ मूल्य, मतलब ये 80% की वैल्यू है। और क्वेश्चन में पूछा गया है कि बताओ वास्तविक मूल्य कितना है। तो वास्तविक मूल्य निकालने के लिए हम लोग कहेंगे कि ये जो 72 बटे 5 आपने निकाला है सर, ये तो 80% की वैल्यू है, तो मैं गुणा कर दूंगा 100 से, क्योंकि 20% रिड्यूस हो चुका है, तो मैं गुणा कर दूंगा 100 से, एंड देन वास्तविक मूल्य हमारा निकल के आ जाएगा। आ रहा है सभी को समझ में? तो अपन इसको सॉल्व करते हैं। देखो 8 का भाग अगर हम देखें, 8 नाम 72 होती है, 8 का भाग यहाँ 10 बार गया और 50 का भाग यहाँ 2 बार, तो वास्तविक मूल्य आ जाएगा 18 रुपए प्रति किलोग्राम। अब इस पूरे प्रोसेस को मैं एक लाइन में लिखने जा रहा हूं। तो डायरेक्ट वास्तविक मूल्य निकालने के लिए देखो पूरा समझाया ना मैंने आपको, मैंने क्या बताया, जितना परसेंट भाव घटता है उतना ही परसेंट खर्चा घटता है। तो मैंने खर्चे का उतना ही परसेंट निकाला, इतने रुपए में हमें 500 ग्राम अधिक मिलेगी। आ रहा है समझ में? तो घटा हुआ मूल्य आ जाएगा 36 बटे 5 और 1 बटा 2 ऊपर आएगा 72 बटे 5 रुपए प्रति किलोग्राम। और वास्तविक मूल्य निकालना है तो 72 बटे 5 तो 80% है। 80% कैसे हुआ, क्योंकि ये तो घटा हुआ मूल्य है। क्योंकि अगर भाव हमारा 100 रुपए था, 100% था, उसमें से 20% कम हो गया, तो अब तो 80% ही रह गया। तो ये तो 80 की वैल्यू है, तो गुणा 100 से कर देंगे, वास्तविक मूल्य निकल के आ जाएगा। नहीं तो मैं डायरेक्टली तुम्हें एक फॉर्मूला लिख देता हूं, आप चाहो तो। देखो ये चीज जो हुई है ना, पूरा प्रोसेस जो हुआ है, उसी इसको पूरे प्रोसेस को मैं एक कॉन्सेप्ट में लिखने जा रहा हूं। देखो सीधे के सीधे क्या करना है आपको जब भी ऐसे क्वेश्चन आए, आपको ऐसे सॉल्व करना है। वास्तविक मूल्य निकालने के लिए, वास्तविक मूल्य निकालना है तो आप लोग ऐसे सॉल्व कर सकते हो क्वेश्चन को कि आपके पास क्वेश्चन में जितना भी पॉइंट दिया गया, क्या दिया गया है कि भाई जैसे सपोज करो क्वेश्चन में कहा गया है कि खर्चा कितना है, उस खर्चे को ऊपर लिख ले। खर्चा किस में मिलेगा, रुपए में, रुपीज में मिलेगा, रुपीज को ऊपर लिख लेना। अपॉन में कितनी खपत है, अधिक या कम, जो भी खपत जिसे हम बोलते हैं कंजप्शन, है ना, उस कंजप्शन को नीचे लिख लेना। इनटू में हमारे पास कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है, उसे साथ में, और नीचे आ जाएगा 100 प्लस इंक्रीज के लिए माइनस डिक्रीज के लिए। आ गया। आई का मतलब इंक्रीज है, डी का मतलब डिक्रीज है। इस तरीके से हम लोग वास्तविक मूल्य रुपीज पर किलोग्राम में निकाल सकते हैं। गौर से देखो, देखो यही किया है मैंने यहाँ पर। पहले मैंने निकाला 36 बटा 5, आधा हमारे पास आया। ये कितना है, ये है खर्चे का जितना भी डिक्रीज परसेंट है, वो है 36 बटे 5। 36 का 20% है, ठीक है ना, उसको खपत से मतलब 1/2 से डिवाइड करा, तो ये हमारा घटा हुआ मूल्य आ गया, ठीक है ना। और उसका जब मैं 100/80 कहने का मतलब ये है कि जो आपके पास जब उसका ये तो 80% की वैल्यू, तो ऊपर 100 आ जाएगा हमारे पास निकल के। अब आप लोग इसको इसी लाइन में लिखना चाहो तो देखो गौर से, सारे के सारे देखो यही फॉर्मूला बन जाएगा। आप लोग ध्यान से देखना ये फॉर्मूला कैसे बना। तो 36 का 20%, 36 का 20% मतलब 20/100। आ रहा है सभी को समझ में? अपॉन में आधे किलोग्राम क्वांटिटी हमारे पास है ना। और ये जो वैल्यू है ये 80 की है, और गुणा में 100 से कर दूंगा। 100 से 100 कैंसिल आउट। आप लोग खुद देखो, 36 खर्चा, खपत हमारे पास 1/2, इंक्रीज या डिक्रीज, डिक्रीज हो रहा है 20, 100 में से घट गया -20 तो 80 हो गया, और ये हमारा वास्तविक मूल्य आ जाएगा निकल कर। आ गया ना सभी को समझ में? ये हमारा वास्तविक मूल्य निकल के आ जाएगा। वास्तविक मूल्य देखो इस तरीके से ये फॉर्मूला बनाया जो मैंने आपको समझा दिया एक बार में। अब देखो आप लोग चाहो तो सीधा लिखो, खर्चा कितना है बोलो 36 ऊपर, खपत कितनी हो गई 1/2, गुणा में डिक्रीज कितना हो रहा है 20 बटे में 80, तो सीधा ही हमारा आंसर आ जाएगा। तो 20 का भाग कितनी बार गया, 20 का भाग सर यहाँ 4 बार गया, 4 का भाग गया 9 बार, और 9 दूनी 18 हमारा आंसर। तो 18 रुपीज प्रति किलोग्राम। इस तरीके से वास्तविक मूल्य हम लोग इसे एक फॉर्मूले के तरीके से निकाल सकते हैं। ये आया कैसे मैंने तुम्हें समझा दिया, ये फॉर्मूला आया कैसे, रट्टा नहीं मारा है हमने थोड़ा समझा है किस तरीके से इसको सॉल्व किया है हमने। अरे आया क्या सभी को समझ में? पॉइंट क्लियर हो गया किस तरीके से मैंने इसको सॉल्व किया है? क्लियर हो गया ना, सभी को समझ में आ गया था। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 18 है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 पर मैं तुम्हें लेके चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाओ। क्वेश्चन में बोला गया एक व्यक्ति का वेतन पहले 20% बढ़ जाता है और फिर बस 20% घटा दिया जाता है, तो अब उसके वेतन में कितना प्रतिशत का परिवर्तन हुआ। देखो अगर कोई व्यक्ति क्वेश्चन नंबर 19 में, सॉरी क्वेश्चन नंबर 19 के अंदर ये
बोला क्या गया उसे समझते हैं। एक व्यक्ति का वेतन कितना परसेंट बढ़ा दिया, 20% बढ़ा दिया। मान लो अगर कोई व्यक्ति 100 रुपए कमा रहा था तो 20% बढ़ा दोगे, तो अब बताओ इसमें 20% इंक्रीमेंट कर दिया तो अब वो कितने रुपए कमा रहा है, तो आप कहोगे सर 120 कमा रहा है या नहीं कमा रहा है, कितने रुपए 120। अब उसका वेतन 20% घटा दिया, 20% घटा दो अब इसमें से, लेकिन अब तो वो घटेगा तो घटे बढ़े हुए में से घटेगा, मतलब 120 में से घटेगा। तो 120 का 20% 24, 24 माइनस करूंगा तो अब कितना वेतन कमा रहा है, ये 96 रुपए कमा रहा है। तो तुम बताओ ओवरऑल कितना इफेक्ट हो गया, बेचारा 100 रुपए कमा रहा था 96 कमा रहा है, मतलब 4% उसका वेतन डिक्रीज हो गया। ये हमारा आंसर। अब देखो कॉन्जिक्यूटिव इंक्रीमेंट हुआ है यहाँ पर या डिक्रीमेंट हुआ है, पहले 20% बढ़ा फिर 20% घटा एंड देन इसको सॉल्व किया हम लोगों ने। समझ में आया सभी को जो मैंने पॉइंट बताया, पहले 20% बढ़ा फिर 20% घटा एंड देन इसको सॉल्व कर लिया। क्लियर हुआ सभी को? तो या तो ये अप्लाई कर सकते हो, नहीं तो आप लोग एक मेथड होता है सक्सेसिव मेथड, आप उस सक्सेसिव मेथड का भी इस्तेमाल कर सकते हो। अब इस सक्सेसिव मेथड क्या कहता है इसको समझ लीजिए। इस मेथड को कैसे सॉल्व करेंगे, अगर कोई भी वस्तु x% बढ़ती है और y% घटती है, ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट आ जाए, बढ़ती है घटती है, तुम लोग समझ रहे हो ना, प्लस का मतलब ऊपर का मतलब बढ़ रहा है, नीचे का मतलब घट रहा है, तो आप लोग ये मेथड लगा सकते हो क्या, x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन 100। एक बार रिपीट करने जा रहा हूं, दोबारा सुन लीजिए, क्या x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन 100, इतना परसेंट उस पर चेंज आएगा, इतना परसेंट चेंज जो होंगे वो इतना परसेंट हो जाएगा। चेंज प्रतिशत में इंक्रीज या डिक्रीज, ये फॉर्मूला यहीं से निकल के आएगा, बस आपको x% लेके सोल्व करते हुए चलना है आराम से। इसी तरीके से हम लोग चेंज बता सकते हैं। आ रहा है सभी को समझ? तो कैसे आया सक्सेसिव, इस मेथड जो मेथड बताया है मैंने, लगातार वैसे बोल दिया मेथड हो गया, लेकिन निकल के ऐसे ही आ रहा है, इसी से ही आ रहा है। यहाँ पर एक बार x रख दो, यहाँ पर एक बार y रख दो, तो आपको ये मेथड फॉर्मूला मिल जाएगा आपके पास, क्या x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। ये एक बात याद रखना, प्लस का मतलब होता है इंक्रीज होना, माइनस का मतलब होता है डिक्रीज होना। आगे समझ में? तो इस फॉर्मूले का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे देखेंगे सभी एक बार। तो किस तरीके से हम लोग इसको अप्लाई करेंगे, देखो सभी के सभी मैं तुम्हें समझा देता हूं। तुम बताओ पहले कितना वेतन था, 20% बढ़ा, 20% की फ्रैक्शन कितनी होती है, 1/5। फिर कितना घटा, आप कहोगे सर 20% घटा, तो 20% की फ्रैक्शन 1/5। तो आप लोग ऐसे कहोगे, किस तरीके से सॉल्व करोगे, यहाँ पर फ्रैक्शन की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, आप लोग डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकते हो। कैसे, फॉर्मूले में रखो 20 बढ़ा है फिर 20 घटा है, तो एक बार प्लस ये माइनस, लेकिन 1 प्लस 1 माइनस है, तो 20 गुना 20/100 आपके पास आ जाएगा। 100 से 100 कैंसिल आउट, तो 20 से 20 कैंसिल आउट, तो माइनस में 4, तो 4% हमारा इंक्रीज हो जाएगा, सॉरी माफ करना डिक्रीज हो जाएगा, माइनस में वैल्यू आ रही है ना, तो 4% डिक्रीज उसकी वेतन हो जाएगा, 4% डिक्रीज। लेकिन ये तभी अप्लाई होगा जब इंटीजर में आते हैं। बाकी अगर हमारे पास वैसे आ गए 16 से 2/3, 14 से 2/7, तब हम किस तरीके से सोल्व करेंगे, तब हम फ्रैक्शन का इस्तेमाल करके सोल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। मैं फिर रिपीट करने जा रहा हूं, फ्रैक्शन का इस्तेमाल करके कैसे, इस तरीके से हम लोग सोल्व करेंगे। अब मैं वो भी बता देता हूं। देखो ये अब देखो 3 लगातार इंक्रीमेंट हुआ है उसका। देखो पहला फर्स्ट यहां पर एक हम कह देते हैं उसकी इनकम I1, फर्स्ट इनकम I, फिर I1 फिर I2, ये उसकी 3 इनकम हो गई। इनिशियल इनकम एक बार इंक्रीमेंट हुई तब, एंड देन फिर सेकेंड टाइम जब इंक्रीमेंट हुई तब। तो फर्स्ट टाइम इंक्रीमेंट हुई है, कितना परसेंट बोलो, आपको कि सर 20% इंक्रीमेंट हुई है। सेकेंड टाइम इस पर इंक्रीमेंट हुई है, कितना परसेंट बोलो, 20%। इंक्रीमेंट नहीं हुई, यहाँ पर 20% रिड्यूस हुई है। तो आप कैसे कहोगे बताओ, इसकी फ्रैक्शन क्या होती है, इसकी फ्रैक्शन सर 1/5। कहने का मतलब इसकी इनकम 5 थी, 5 से अब 6 हो गई, और इसकी भी फ्रैक्शन 1/5 होती है। तो आप कहोगे पहले इनकम 5 थी, 5 से 6 हो गई। अब मैं आपसे कहने चाह रहा हूं कि बताओ इस व्यक्ति की इनकम जो है सेकंड टाइम पर आप लोग देख पा रहे हो कि वो सेम नहीं है, तो ये तो सेम होनी चाहिए ना इनकम को सेम करने के लिए मतलब आप लोग कहोगे कि इसको गुणा कर देंगे 5 से और इसको गुणा करेंगे 6 से। तो 5 से गुणा करोगे तो ये तो हो गई 25 एंड देन 30 एंड देन 36। तो तुम बताओ कितनी बढ़ गई, आप लोग किस तरीके से सोल्व करोगे। यहाँ पर बढ़ी है घटी है, किस सॉरी माफ करना, यहाँ पर घटी है, ये 4 हो गया, तो 6 चौक 24 आ जाएगा यहाँ पर। तो तुम बताओ इंक्रीज हुई है डिक्रीज हुई है, तो आप कहोगे सर एक डिक्रीज हुई है किस पर, 25 पर, तो यहाँ 25 आ जाएगा। आ रहा है सभी को समझ में, कितना परसेंट गुणा में 100। तो डायरेक्टली हम लोग सोल्व करेंगे, 25 चौके 100, आंसर आ जाएगा 4% रिड्यूस हुई है, रिड्यूस हो चुकी है 4%।
अब रेगुलरली जब हम लोग प्रैक्टिस करते रहेंगे तो चीजें समझ में आती जाएगी। ये बराबर क्यों किया? क्योंकि ये इनकम इसकी बराबरी तो होनी चाहिए यार, एक टाइम पर अलग अलग इनकम थोड़ी हो सकती है, वो तो सेम ही होगी। सेकंड टाइम पर जो इंक्रीमेंट हुआ है, कहने का मतलब ये जो फर्स्ट इंक्रीमेंट होके जो इनकम आई है वो जो पहले 6 दिखा रहा है और अब 5, ये तो अलग अलग कैसे हो सकता है, ये तो सेम ही होना चाहिए। तब हमने इसको इस तरीके से सोल्व कर लिया। क्लियर हो गई सभी को ये बात? बाकी आप लोग डायरेक्टली भी खत्म कर सकते हो। डायरेक्ट कैसे खत्म कर सकते हो? देखो इंक्रीमेंट पहले 5 से 6 और ये 5 से 4, तो देखो 5 25, इनको ही गुणा कर दो। पहले इनकम थी 25, अब हो गई 24, तो कहने का मतलब एक रिड्यूस हो गई किस पर? 25 पर। कितना परसेंट गुणा में 100, तो आंसर आएगा 4%। ऐसे भी खत्म कर सकते हैं। ये मैंने तुम्हें इसलिए समझाया कि तुम लोग फ्रैक्शन का इस्तेमाल कर सकते हो, फ्रैक्शन से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। दोबारा बोलने जा रहा हूं, फ्रैक्शन का इस्तेमाल कर सकते हो, फ्रैक्शन से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। जैसे मैंने कहा कि भाई पहले इनकम 37.5% बढ़ी, बोलो कितने परसेंट बढ़ी? 37.5% इनकम बढ़ी। दोबारा से बोलेंगे सभी, कितना परसेंट बढ़ी? 37.5, मैंने लिखा नहीं है, 37.5% इनकम बढ़ी, 37.5% बढ़ी। अच्छा, फिर उसकी इनकम 9 से 1/11% घट गई, ये घट गई, पहले बढ़ी फिर ये घट गई, 9 से 1/11%। अब कैसे सॉल्व करेंगे? इसकी फ्रैक्शन कितनी होती है? तो आपको गए सर 3/8, तो इनकम पहले 8 थी तो अब हो गई 11। आ रहा है सभी को समझ में? और इसकी फ्रैक्शन क्या होती है? 1/11। तो अच्छी बात यह है कि ये 11 ही है ऑलरेडी, तो 11 है तो 11 से 1 कम करके सीधा ही 11 है, तो 11 से 1 कम करके तो अब इनकम हो गई 10। तो कहने का मतलब पहले 8 बढ़ी और 8 बढ़कर अब कितनी हो गई? 10। तो इसका मतलब 2 एक्चुअल में ओवरऑल बढ़ी है किस पर? 8 पर। कितना परसेंट गुणा में 100, तो आंसर आ जाएगा 25%। एक ही तरीके से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास कर रहे हैं। आया कि नहीं आया सभी को समझ में? ये कब का केस है? जब हमारे पास लगातार इंक्रीमेंट बताया जाए तब हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ सक्सेसिव लगाएंगे तो फिर कैलकुलेट, वो इंटीजर के लिए ठीक है, इंटीजर आता है हमारे पास, लेकिन फ्रैक्शन के लिए हम लोग इस तरीके से सॉल्व करेंगे। अरे समझ में तो आ रहा है ना सभी को जो मैं बता रहा हूँ? पॉइंट क्लियर तो हो रहा है ना जो मैं बात बता रहा हूँ? नेक्स्ट पॉइंट पर आ रहा हूँ, नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया है, किसी वस्तु का मूल्य R% की वृद्धि होती है और नए मूल्य में पुनः R% की कमी कर दी जाए तो उसका अब वस्तु का मूल्य जो है वो 1 रुपये हो जाता है, तो वस्तु का आरंभिक मूल्य कितना था? देखो लगातार इंक्रीमेंट हुआ है, आरंभिक मूल्य कोई भी था, कोई भी इनिशियल प्राइस था उसको मैंने x माना, कोई भी प्राइस था उसको मैंने कितना माना? बोलो x माना। पहले इस पर 8% बढ़ा, तो जैसे आप कहोगे कि इस पर R% बढ़ा दो, प्लस में R% कर दो सर, इसको R% इसको बढ़ाओगे तो इसका मतलब कोई वैल्यू x थी, तो x पर R% इंक्रीज होके मतलब 100 + R/100 हो जाएगी अब इसकी ये वाली वैल्यू। कहने का मतलब कोई भी वैल्यू थी x, तो इंक्रीमेंट जो हुआ है R%, तो 100 + R/100 मतलब 100 + R% हो गई है अब वस्तु। जैसे हमने कहा था 20% बढ़ गई, तो ये 100 थी तो ये 120 हो गई, मतलब R था तो x था तो x का 120% हो गया। अब यहां पर ये क्या है? x का 100 + R/100। अब अगली लाइन में क्या कहा है? और फिर R% रिड्यूस हो गई, R% रिड्यूस हो गई, तो कहने का मतलब अब जो बढ़ा है इस पर रिड्यूस हुआ है, तो मतलब इस पर वापस गुणा करो 100 - R/100/100। अरे आ रहा है कि समझ में? फाइनल इनकम जो आ रही है वो 1 रुपये आ रही है, ये क्वेश्चन में बोला गया। इनिशियल मतलब x, पहले वाली इनकम x पूछा गया है, तो इनिशियल इनकम कितनी? इसको उधर ले जाओ, तो x बराबर हो चुका है, देखो 100 से गुणा होकर हो गया 100 का स्क्वायर, और नीचे आ जाएगा 100 + R इंटू में 100 - R, एंड देन ये हमारा इनिशियल इनकम है। और वैसे अगर अपन देखें तो इसको पूरा सोल्व करेंगे, 100 का स्क्वायर 10,000 होते हैं, हम भली भांति से जानते हैं। और नीचे आ जाएगा, देखो ये जब हम अलजेब्रा पढ़ेंगे तो हम लोग जानेंगे एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो आंसर आएगा 100 का स्क्वायर -R², मतलब 10,000 - R² आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 4 इस सवाल का आंसर है। अरे सभी को समझ में तो आ रहा है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक आयत की लंबाई को 10% बढ़ाई जाती है और चौड़ाई को 10% घटा दी जाती है। अब जब हम लोग इतने पॉइंट समझ चुके हैं तो आराम से हम लोग समझ गए होंगे लंबाई और चौड़ाई को घटाई गई है और नए आयत के क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 21 में अब हम लोग ये सारी कहानी समझ चुके हैं, हम लोग रेक्टेंगल की बात कर रहे हैं। अब रेक्टेंगल को हिंदी में बोलते हैं आयत। आयत की बात कर रहे हैं, ये है एक आयत, आयत में होती है उसकी लंबाई, हम लोग एडवांस में भी पढ़ेंगे, और ये इसकी चौड़ाई, ये लेंथ और ये इसकी ब्रेथ है, आयत है। आयत का एरिया कैसे निकलता है, क्षेत्रफल कैसे निकलता है? क्षेत्रफल निकलेगा लंबाई को चौड़ाई से गुणा करने पर। सर लंबाई को चौड़ाई से गुणा करने पर उसका क्षेत्रफल निकलेगा। समझ में आ रहा है सभी को? क्वेश्चन में कहा है कि लंबाई को भी 10% बढ़ा दिया,
लंबाई को 10% बढ़ा दिया जबकि चौड़ाई को 10% घटा दिया। मैं फिर बोलने जा रहा हूं, लंबाई को 10% बढ़ाया, चौड़ाई को 10% घटाया, उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ा, क्वेश्चन में पूछा। आप लोग कैसे सॉल्व कर सकते हो इस क्वेश्चन को, आप लोग ऐसे सॉल्व कर सकते हो, देखो एक बार सभी ध्यानपूर्वक जो मैं बताने जा रहा हूं। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए मैं एक बार फिर बता देता हूं, लंबाई को चौड़ाई से गुणा करते हैं तब जाके क्षेत्रफल निकल के आता है। तो बताओ 10% की भिन्न कितनी होती है, तो आप कहोगे 1/10। तो लंबाई तो 10 से 11 हो गई, दोबारा बोलो, लंबाई तो 10 से 11, क्योंकि 10% बढ़ी है तो 10 से 11, और चौड़ाई 10% घटी है तो मतलब 1/10। तो आप कहोगे सर ये हो गई 10 से 9। नहीं आएगा समझ में, दोबारा से बोलने जा रहा हूं, लंबाई तो 10 से 11, चौड़ाई 10 से 9 हो गई। तो तुम बताओ एरिया पहले कितना था, पहले तो था सर 100 और अब कितना है 99। तो एरिया तो इनिशियल तो 100 था, 99 मतलब कितना कम हो गया, 1 किस पर, 100 पर। कितना परसेंट गुना 100, तो 1% रिड्यूस हो जाएगा, 1% रिड्यूस, ये आंसर 1% रिड्यूस, ये आंसर हो गया। लेकिन कल को कोई क्वेश्चन में आपसे ऐसे पूछ ले, देखो ध्यान से, आपसे ऐसे पूछ ले कि भाई बताओ कि भाई कोई वेरिएबल लेके रख दे, वेरिएबल से सॉल्व करवाने का है कि भाई लंबाई को a% बढ़ाया, बोलो लंबाई को कितना बढ़ाया, a%, और चौड़ाई को b% घटा दिया, चौड़ाई को 20% घटा दिया, तो बताओ उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव है। तो डायरेक्ट ही याद कर लेना, आप चाहो तो ऐसे भी सोल्व कर सकते हो जैसे मैंने बताया। डायरेक्ट आप कैसे सोल्व करोगे, a माइनस बी माइनस ए इंटू बी अपॉन 100। ये कब का केस है, जब दोनों एक बढ़ रहा हो और एक घट रहा हो, लेकिन एक बढ़ दोनों ही बढ़ रहे हो तो यहाँ पर प्लस प्लस लग जाएगा। कौन सा मेथड, सक्सेसिव मेथड से हम लोग ये बता सकते हैं। तो उसके जो परसेंटेज चेंज आएगा एरिया में परसेंटेज चेंज आएगा, चाहे वो इंक्रीज बोलो चाहे वो डिक्रीज बोलो, वो हमारा ये आंसर हो जाएगा। प्लस में आया तो हम कहेंगे इंक्रीज, माइनस में आया तो हम कहेंगे डिक्रीज। अब जैसे इसमें लगा के देख लो, चाहे आप लोग सोल्व कर लोगे आप लोग आराम से। कैसे, 10 बढ़ा 10 घटा तो ये तो घट गया, इसका 0 हो गया, ये तो हट गया। अब आएगा माइनस के 10 गुना 10/100, ये हमारा आंसर, मतलब यहाँ 1 आ जाएगा, तो ओवरऑल 1% डिक्रीज हो जाएगा, ये हमारा आंसर। अरे आ रहा है क्या समझो, लेकिन मैंने तुम्हें इनिशियल जो बताया वो ज्यादा बेहतरीन है। क्यों, कल को क्वेश्चन ऐसे आ जाए, देख लो सारे के सारे, कि लंबाई 37.5% बढ़ा दी, लंबाई कितना परसेंट बढ़ा दी, 37.5% बढ़ा दी, चौड़ाई 9 से ही 1/11% घटा दी, ये चौड़ाई को घटा दिया। बताओ क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ा, क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ा, ये क्वेश्चन बना। तो ज्यादा बेहतरीन तो फ्रैक्शन रहा जो मैंने बताया, 37.5% की भिन्न बताओ, तो आपको वही सर 3/8, 37.5% की भिन्न 3/8। देखो मैं आपको जो पॉइंट समझा रहा हूं उसको ध्यान पूर्वक समझ लो। 37.5% की भिन्न, तो मैं कहूंगा लंबाई पहले 8 थी, लंबाई पहले 8 थी, 3 बढ़कर अब 11 हो गई, बढ़ रहा है ना, लंबाई पहले 8 थी, 3 बढ़कर अब 11 हो गई, और चौड़ाई पहले 11 थी, एक घट, इसकी फ्रैक्शन होती है 1/11, तो कहने का मतलब चौड़ाई पहले 11 थी, एक घटकर 10 हो गई। अब आप कहोगे सर एरिया गुना कर दो, 11 को 8 से गुना करोगे तो 88, और यहाँ हो गया 110, तो आप कहोगे दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का, तो आपको कैसा डिफरेंस हो गया 22 का, किस पर, 88 पर, कितना परसेंट, गुना में 100, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 22 का डबल 4 गुना होता है, और 1/4 हो गया 25%, उसका क्षेत्रफल बढ़ जाएगा। बढ़ रहा है ना यहाँ पर 22 किस पर, 88 पर, और देन सोल्व कर लिया 25%। बाकी अगर क्रॉस में कट रहा हो तो काट दिया करो, जैसे 2 दूनी 4, ये 2 चौक 8, 2 पंजे 10, सीधा भी सोल्व कर सकते थे, यहाँ पर आ जाता 4 और 5, एक बढ़ गया किस पर, 4 पर, कितना परसेंट, गुना में 100, तो आंसर आ जाएगा 25%। ध्यान रखना क्रॉस में अगर कट रहा हो ना तो काट देना, ऐसे मत काटना, परपेंडिकुलर, क्रॉस की बात कर रहा हूं, तो एंड देन इसको सॉल्व कर लेंगे। देखो एंड में भी सिंप्लीफाई होते हैं, तो क्यों ना मैं शुरू में ही सिंप्लीफाई कर लूं, आंसर आ जाएगा। ये बताओ तुम्हें समझ में आया जो मैंने पॉइंट बताया। इस तरीके से हम लोग रेक्टेंगल की बात करते हैं, क्लियर हुआ सभी को। और सेम टू सेम केस चलते हैं किसके, सर्कल के, स्क्वायर के, इनके भी सेम टू सेम केस चलते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से सॉल्व होते हैं, बस उन पे स्क्वायर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। एक आयत की लंबाई 37.5%, बिल्कुल वही क्वेश्चन है जो अभी अभी हमने डिस्कस किया था। क्वेश्चन नंबर 22 जो है वो बस अभी जस्ट हमने सॉल्व किया है 22 नंबर क्वेश्चन। लंबाई 37.5% बढ़ा दी जाए, चौड़ाई 9 से 1/11% घटा दी जाए, क्षेत्रफल पर क्या, क्षेत्रफल 25% बढ़ जाएगा। देख लिया ना तुम लोगों ने सेकंड ऑप्शन। 23 नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ। एक विद्यार्थी आयत की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करने को कहा गया, उसने गलती से लंबाई को 20% कम कर दिया और चौड़ाई को 10% की वृद्धि कर दी, तो आयत का वास्तविक क्षेत्रफल 200 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, तो अब उसका क्षेत्रफल कितना होगा, ये क्वेश्चन में बोला जा रहा है। तो आप लोग ऐसे सोल्व कर सकते हो ना भाई, लंबाई को 20%
कम ही कर दी, लेंथ को 20% कम कर दिया, ये लो लेंथ को 20% कम। और ब्रेथ की बात करें, चौड़ाई की बात करें, उसे 10% बढ़ा दिया, ये 10% बढ़ा दिया। तो बताओ इसकी फ्रैक्शन 1/5, इसको बढ़ाया है, इसकी फ्रैक्शन 1/10। तो आपको कि लंबाई 5 से 4 हो चुकी है, बढ़ाया है ना तो घटाया है ना, 5 से 4 लंबाई। चौड़ाई 10 से 11 हो चुकी है। तो आप कहोगे आपके पास इसको गुणा करना है, तो क्षेत्रफल पहले तो था 50, अब हो गया 44। दोबारा से बोलो, पहले क्षेत्रफल कितना था 50, अब हो गया 44। लेकिन इसमें बोला है क्षेत्रफल अगर 200 तो 200 को रिप्रेजेंट करने वाली यूनिट आपको दिखाई दे रहा होगा 50 है, तो बताओ 44 को रिप्रेजेंट करने वाली यूनिट कितनी होगी। तो आप लोग गौर से देख पा रहे हैं 50 का 4 गुना होता है ये, और 4 चौक 16 और 1 हो गया हमारे पास 17, तो 176 आंसर हो जाएगा, 176 स्क्वायर सेंटीमीटर। ऑप्शन फर्स्ट इस सवाल का आंसर हो गया। पॉइंट क्लियर तो हो रहा है ना सभी को जो मैं बता रहा हूँ। 23 नंबर क्वेश्चन था ये, 23 नंबर क्वेश्चन सोल्व किया है ये अभी हमने, है ना। 23 नंबर क्वेश्चन सोल्व किया है। एक बार फिर से, ये वास्तविक क्षेत्रफल, ये अब वाला क्षेत्रफल, 50 को रिप्रेजेंट करने वाली यूनिट 200 गुणा 44 176। परसेंटेज बोलता तो आप कहोगे कि बताओ कितना बढ़ गया, कम हो गया 50, 6 सॉरी कम किस पर हो गया, 6 किस पर, 50 पर, कितना परसेंट गुणा में 100। पूछता कितना परसेंट कम हुआ, 50 का डबल है ये, 6 दूनी 12% रिड्यूस हो गया। ऐसे सोल्व करते फिर हम लोग। अरे आ रहा है ना समझ में। मेरे हिसाब से तुमको ये पॉइंट क्लियर हो गई होगी, आयत की बातें जो मैंने तुम्हें अभी तक बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। देख पा रहे होंगे सारे के सारे आयतन की बातें हो रही है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 24 के अंदर। आयतन, वॉल्यूम की बारे में बातें हो रही हैं। वॉल्यूम के बारे में जो बातें हो रही हैं, अब हम इसको भी चर्चा में ले आते हैं, ठीक है ना। तो वॉल्यूम के लिए तुम्हें बता दूं मैं, क्वेश्चन जो आते हैं वॉल्यूम से रिलेटेड, वो क्वेश्चन आते हैं आयतन से रिलेटेड। जो क्वेश्चन किस किस के पूछे जाते हैं मैं तुम्हें थोड़ा बता देता हूँ। आपसे क्यूबॉइड के बारे में पूछा जाता है, क्यूबॉइड, ठीक है ना, क्यूब, इसके बारे में। आपसे सिलेंडर के बारे में पूछा जाता है, ठीक है ना, और कौन के बारे में, इनके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। हिंदी में बोलते हैं इसको घनाभ, इसको बोलते हैं घन, ये घन हो गया, और इसको बोलते हैं बेलन, ये बेलन हो चुका है। और ये तो कौन है, तो कौन का मतलब तुम समझ गए होंगे, कौन मतलब हमारे पास हो चुका है शंकु। घनाभ का आयतन होता है LBH, वॉल्यूम LBH, इसका वॉल्यूम होता है A क्यूब, क्योंकि तीनों ही भुजाएं बराबर हैं। तो A क्यूब कैसे आया, जब हम वॉल्यूम पढ़ेंगे तब बता दूंगा मैं। इसका वॉल्यूम होता है पाई R स्क्वायर एच, पाई कांस्टेंट है चाहे हटा दो, त्रिज्या का स्क्वायर गुणा में h। ऐसे ही इसका होता है वॉल्यूम 1/3 पाई R स्क्वायर एच, 1/3 पाई R स्क्वायर एच, तो ये तो कांस्टेंट है, ये हटा दो। तो R स्क्वायर एच देख पा रहे होंगे आप लोग, LBH A क्यूब, यही हमारे पास इनका फॉर्मूला। कहने का मतलब है तीनों साइड्स गुणा होंगी, तीनों साइड्स गुणा होंगी, रेडियस 2 बार और 1 बार ऊंचाई, रेडियस 2 बार और 1 बार ऊंचाई गुणा होगी, तभी तो स्क्वायर क्यूबिक यूनिट में इसका आंसर आता है। तो ये तो तुम समझ गए होंगे सारे के सारे। अब क्वेश्चन आता है देखो कुछ इस तरीके से मैं डायरेक्ट तुम्हें बता रहा हूं, कोई भी क्वेश्चन आ जाए जिसमें ये बोला जाए कि x% प्लस माइनस, x% प्लस का मतलब इंक्रीज, माइनस का मतलब डिक्रीज, y% प्लस माइनस मतलब प्लस का मतलब इंक्रीज, y का मतलब माइनस का मतलब डिक्रीज, z% प्लस माइनस कहने का मतलब प्लस का मतलब इंक्रीज, और z का परसेंट माइनस का मतलब डिक्रीज। तो ये कब लगाएंगे, ऐसा क्वेश्चन आएगा आपके पास, तो आप लोग कैसे सॉल्व करोगे, आप लोग ऐसे सॉल्व करोगे, सिंपल सी बात बोलोगे, 100 प्लस माइनस एक्स, इसको गुणा करेंगे किससे, परसेंटेज चेंज का डायरेक्ट फॉर्मूला, प्लस माइनस वाई एक्स से, और इसको गुणा किससे करेंगे बोलो, 100 प्लस माइनस जेड से, और बटे में आ जाएंगे 2 बार 100, और इसको घटा देंगे 100 में से, और ये कहलाया हमारा परसेंटेज में चेंज जो हो रहा है वॉल्यूम। डायरेक्ट तुम्हें मैंने एक फॉर्मूला लिख दिया, किस तरीके से हम लोग सोल्व करेंगे, 100 प्लस माइनस एक्स, 100 प्लस माइनस वाई, 100 प्लस माइनस जेड, 100 गुणा 100 माइनस 100, ये इस तरीके से हम लोग इसको सोल्व करेंगे। आ रहा है सभी को समझ में, पॉइंट क्लियर हो रहा है जो मैं बता रहा हूं, यस और नो, समझ में आ रहा है ना सभी को। तो अब देखो मैंने डायरेक्ट तुम्हें फॉर्मूला बता दिया, तो अब आप लोगों के सामने एक क्वेश्चन लिखा मैंने, जैसे कि भाई बताओ कि भाई एक आयत की लंबाई चौड़ाई, एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों को ही 10% बढ़ा दें, तीनों को ही 10% बढ़ा दें, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों को ही 10% बढ़ा दें, तो उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो डायरेक्ट आप कहोगे सर 100 प्लस एक्स 110, फिर 110, ये गुणा हो रहे हैं, फिर 110 और बटे में 2 बार 100, तुम समझ पा रहे हो सारे के सारे।
तो वॉल्यूम जो होगा माइनस में 100, तो डायरेक्ट आंसर आएगा। देखो 100 से 100 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 11 का क्यूब 1331, 10 का भाग दोगे तो 133.1 माइनस 100, आंसर आ जाएगा आपके पास 33.1% इंक्रीज हो रहा है। ये तो थी बात किसकी, आयतन की। लेकिन अगर तुमसे पूछ ले कि भाई बताओ इसको, और अगर फ्रैक्शन में सोल्व करना है तो आप फ्रैक्शन में ऐसे सोल्व करोगे। 10% की भिन्न कितनी होती है बताओ? 10% की भिन्न होती है 1/10। आप डायरेक्ट कहोगे लंबाई 10 से 11, भाई 10 से 1/11, चौड़ाई भी 10 से 11, 1/11, ऊंचाई भी 10 से 11, मतलब 1/11। तो आप कहोगे कि पहले आयतन था, इन तीनों को गुणा ही तो करना आता है एलबीएच निकालने के लिए, लंबाई वॉल्यूम निकालने के लिए, तो 1000। और अब हो गया इनको गुणा करने पर हमारे पास आयतन आ गया 1331। तो बताओ कितना बड़ा? तो आप कहोगे सर 331 किस पर? 1000 पर। आप ऐसे भी सोल्व कर सकते हो, ये दूसरा तरीका बताया मैंने आपको। 33.1%। ध्यान पूर्वक देख लेना, सारे के सारे हम लोग ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को, ठीक है ना। अब मैं बता रहा हूं कि कल को क्षेत्रफल की बात करें कि क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ा। क्षेत्रफल में अपन को 2 बार ही करना है कि भाई आपको पता है क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल पर जब भी किसी का भी क्षेत्रफल पर प्रतिशत में इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट पूछे, प्रतिशत में इंक्रीज या डिक्रीज पूछता है किसी के भी क्षेत्रफल में, एरिया में, तो आप लोग चाहो तो सक्सेसिव लगा सकते हो, x + y + xy अपॉन 100 आप लोग लगा सकते हो। आपको बताया ना, जैसे मैंने बोल दिया डायरेक्ट 10 + 10 + 10 गुणा 10/100, इस फॉर्मूले को लगा सकते हो आप लोग। हमेशा लगेंगे यहीं पे ही, तो आंसर आएगा 21% इसके क्षेत्रफल में वृद्धि हो जाएगी। अगर एक बढ़ रहा है और एक घट रहा है तो हम लोग इस तरीके से लगा देंगे। अरे आया क्या सभी को समझ में? हाँ या ना में रिप्लाई जरूर दे देना। आप लोग इस तरीके से सोल्व कर सकते हैं। बाकी आपको और अच्छे से तरीके से इसको हम लोग जरूर समझेंगे, नेक्स्ट पॉइंट पर हम लोग जरूर जानेंगे, नेक्स्ट क्लास में जरूर जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 24 आपको स्क्रीन पर दिखाई दे जाएगा, मैं इसको मिटा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 24 आपको दिखाई दिया होगा स्क्रीन के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 24 को एक बार आप लोग सभी ट्राई करने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 को नेक्स्ट जो हमारे पॉइंट रहेंगे वो अगली क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे, अगले वीडियो में जानेंगे। तो अब आपसे मैं जानना चाह रहा हूं कि आपको अभी तक जो मैंने बातें बताई है क्या अच्छे से समझ में आई है? तो अच्छे समझ में आई है तो बेटाओ जितना ज्यादा आप बच्चों को बताओगे, शेयर करोगे, और हाँ कमेंट जरूर करें यार। कमेंट करोगे तो हमें पता लगेगा कि हमें क्या और चीज सजेशन मिलेंगे, तो हम बताएंगे जरूर कि हाँ भाई इसमें ये पॉइंट डालेंगे हम लोग। तो कोई क्वेश्चन में अगर दिक्कत आ रही है या फिर कहीं मैंने मिस्टेक कर दी हो तो वो भी आप बता सकते हो, ठीक है ना। तो वो शायद करेक्शन हो जाए, ठीक है ना। आ रहा है सभी को समझ में? तो पॉइंट क्लियर हुआ सभी को जो मैंने समझाया है? विश यू वेरी ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।